चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे जीनियस की कहानी में जिन्हें लगभग भुला ही दिया गया। नाम था ऋषि कात्यायन। उनकी खोजों ने न सिर्फ गणित और विज्ञान का इतिहास बदला, बल्कि उनकी विरासत आज भी हमें हैरान करती है। पाइथागोरस थ्योरम स्कूल में हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है ना? पर क्या हो अगर ये पता चले कि ये थ्योरम असल में पाइथागोरस के जन्म से भी सदियों पहले एक भारतीय ऋषि ने खोज लिया था। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे ही गहरे रहस्य की पड़ताल करती है, एक ऐसा सच जिसमें विज्ञान के इतिहास को बदलने की ताकत है। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर, आज से लगभग 2500 साल पहले का भारत। न कोई कंप्यूटर है, न कोई कैलकुलेटर। आपके हाथ में है तो बस एक मामूली सी रस्सी, और उसी एक रस्सी से ज्योमेट्री की सबसे मुश्किल पहेलियां सुलझाई जा रही हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही दुनिया थी ऋषि कात्यायन की, और बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? कोई ग्रीक फिलोसोफर या कोई यूरोपियन साइंटिस्ट? नहीं, वो एक भारतीय ऋषि हैं। नाम है ऋषि कात्यायन। एक ऐसा नाम, एक ऐसी जीनियस जो सदियों तक इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई थी। ऋषि कात्यायन का सबसे बड़ा काम था कात्यायन शुल्ब सूत्र। अब ये सिर्फ कोई नियमों की किताब नहीं थी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शुल्ब का मतलब होता है रस्सी। असल में ये ज्योमेट्री और मैथ्स पर एक ऐसा ग्रंथ था जो उस दौर में दुनिया के किसी भी ग्रंथ को टक्कर दे सकता था। और इसी में कात्यायन ने वो सिद्धांत लिखे जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड को खोजने में सदियां लग गईं। तो उनकी खोजें आखिर थीं क्या, और क्यों वो इतनी रेवोल्यूशनरी थीं? सबसे पहले तो उन्होंने उसी सिद्धांत को समझाया जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, कि एक रेक्टेंगल के डायगोनल पर बना स्क्वायर उसकी दो साइड्स पर बने स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू दशमलव के 5 डिजिट्स तक एकदम सटीक निकाली। उस जमाने के हिसाब से ये तो एक कमाल ही था। और तो और, एक सर्कल को एक स्क्वायर में बदलना जिसका एरिया सेम हो, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सदियों तक गणितज्ञों को परेशान किया। उन्होंने इसे भी हल कर दिया था। पर ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं थी, सिर्फ किताबों के लिए नहीं था। इसका एक बहुत ही गहरा प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल मकसद था। देखिए, इन सभी कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होता था यज्ञ के लिए, खास तरह की अग्नि वेदियां बनाने के लिए। और नियम ये था कि इन वेदियों का एरिया एकदम बिल्कुल सटीक होना चाहिए, चाहे उनका शेप किसी पक्षी जैसा हो या कछुए जैसा। तो सोचिए, इसी एक धार्मिक जरूरत ने उस दौर के इंजीनियरिंग और मैथ्स को कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सबूत इतने साफ है तो फिर हम में से ज्यादातर लोगों ने ऋषि कात्यायन का नाम क्यों नहीं सुना? आखिर ये ज्ञान कहाँ खो गया? इसका जवाब इतिहास के एक बहुत ही काले पन्ने में छिपा है। एक ऐसा दौर जब ज्ञान को जानबूझकर मिटा दिया गया। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी में अब एक बहुत दुखद मोड़ आता है। नालंदा और तक्षशिला ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, ये ज्ञान के वो केंद्र थे जहां दुनिया भर से लोग सीखने आते थे। सोचिए, वहां रखी अनगिनत पांडुलिपियां, वो सब की सब आक्रमणकारियों ने जलाकर राख कर दी। और उन्हीं आग की लपटों में कात्यायन के काम से जुड़े न जाने कितने ग्रंथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। भारतीय विज्ञान का एक सुनहरा दौर वहीं समाप्त हो गया। और ये हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। उन आग की लपटों में और कौन कौन से वैज्ञानिक राज जलकर राख हो गए? क्या वहाँ क्वांटम फिजिक्स के फॉर्मूले थे, या ब्रह्मांड के वो राज जिनका हमें आज तक पता नहीं, या फिर उन बीमारियों का इलाज जो आज भी लाइलाज है? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये जो नुकसान हुआ वो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो हमने देखा कि कैसे ऋषि कात्यायन का ज्ञान इतिहास के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की लौ कभी पूरी तरह नहीं बुझती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान के कुछ टुकड़े कैसे बचे और कैसे एक फीनिक्स की तरह राख से उठकर मॉडर्न दुनिया तक पहुंचे। इस ज्ञान का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। अल ख्वारिज़मी जैसे अरब के स्कॉलर्स ने इन ग्रंथों का अरेबिक में ट्रांसलेशन किया, और पता है उन्होंने इसे क्या नाम दिया? हिंदसा, जिसका मतलब था जो भारत से आया हो। फिर यही ज्ञान स्पेन के रास्ते यूरोप पहुंचा। वहां फिबोनाची जैसे स्कॉलर्स ने इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैलाया, लेकिन अक्सर इसके इंडियन ओरिजिन का जिक्र किए बिना। तो इस तरह कात्यायन का मैथ्स एक नए साइंटिफिक दौर की नींव बना। पर उसकी असली जड़ें
वो रहस्य में ही डूबी रह गईं। और बात सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि शुल्ब सूत्रों में इस्तेमाल हुई ट्रिग्नोमेट्री ही विमान शास्त्र का आधार बनी, मतलब साइंस ऑफ एयरक्राफ्ट्स पर लिखा गया एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ। हाँ, ये दावा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हवा के दबाव को झेलने के लिए स्टेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री के जो सिद्धांत हैं वो तो एरोडायनामिक्स के लिए फंडामेंटल हैं। ये हमें प्राचीन भारत की एडवांस्ड सोच की एक बहुत ही दिलचस्प झलक देता है। इस प्राचीन साइंस की जीनियस इतनी गहरी है कि आज नासा जैसी मॉडर्न एजेंसियां भी इस पर रिसर्च कर रही हैं। साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ तक कि स्पेसक्राफ्ट्स के लिए नए मटेरियल बनाने के लिए वो प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान से सीख रहे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये ज्ञान आज भी कितना कितना रेलेवेंट है। और ये सब हमें एक आखिरी और दिमाग को झकझोर देने वाले सवाल पर ले आता है। सोचिए, क्या होगा अगर हमें कात्यायन के खोए हुए फॉर्मूलों की पूरी अनकट किताब मिल जाए? वो कौन से राज खोलेगी? क्या यूनिवर्स के सीक्रेट्स, टाइम ट्रैवल की चाबी, या फिर उन बीमारियों का इलाज जो सदियों से लाइलाज हैं? संभावनाएं अनंत हैं। तो आज हमने ऋषि कात्यायन की इस अविश्वसनीय कहानी से पर्दा उठाया। एक ऐसे जीनियस जिनकी विरासत वक्त की धूल में लगभग खो ही चुकी थी। हमने देखा कि कैसे उनकी खोजों ने मैथ्स को एक नई दिशा दी और कैसे उनका ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है कि शायद जिसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं वो उतना भी मॉडर्न नहीं है। हो सकता है इसकी नींव हजारों साल पहले भारत के जंगलों में किसी ऋषि की कुटिया में ही रखी जा चुकी हो। एक खोया हुआ सुपर साइंस जो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।